चलो देखियो, देखो इसमें हम लोग देखो प्रकृति भूगोल और मानव भूगोल, ठीक है। अरे बंद करूं ना बात। हाँ क्या पूछे थे हम तुमसे? हाँ, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को क्यों कहा जाता है? हाँ कनी ठीक है, आरो कहियो। पहले वो कथी रहे के न? हाँ, भूगोल के बारे में यानी सब्जेक्ट के रूप में पहले के रहे बतेने? इरेटोस्थनीज, ठीक है बैसो। तो देखो ध्यान दो, बहुत चीज हालांकि बताए हुए थे, बेसिक चीजें था। तो पिछले दिन जो हम लोग देखे थे भूगोल के बारे में, तो उससे हमारा क्या तात्पर्य हो रहा है कि भूगोल केवल भूगोल एगो सब्जेक्ट नहीं है। उसमें भूगोल में समझो अगर देखा जाए तो भूगोल का, हालांकि भूगोल नाम से दिया गया है, लेकिन भूगोल एक अपना सब्जेक्ट नहीं है। भूगोल में समाकलन किया गया है, समाहित है सभी सब्जेक्टों का, सभी चीजों का। भूगोल मैथ से भी रिलेटिव है, विज्ञान से भी रिलेटिव है, इतिहास से भी रिलेटिव है, पोल साइंस से भी रिलेटिव है, मतलब कई चीजों से रिलेटिव है। कौन? भूगोल। भूगोल में कई तरह की बातें आता है, ठीक है, एगो दूगो बातें नहीं आता है ना। तो चलो भूगोल में हम लोग यहां चैप्टर देखेंगे मानव भूगोल के बारे में, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव जो कुछ भी करता है, आज है, खाता है, पीता है, पहनता है, ओढ़ता है, सब किससे, किसके कारण? भूगोल के कारण। मानव अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, उससे कौन करवा रहा है? भूगोल, ठीक है, भूगोल करवा रहा है। क्योंकि भूगोल भाई पृथ्वी वायुमंडल में जो व्यवस्था रहेगा वही चीज ना आदमी करेगा। भाई तुमको दावल चाल सब्जी जो कहेगा बनाने के लिए, तो तुम्हारे पास जो रहेगा, मान लो कि बालू गिट्टी सीमेंट रह होता, कहते दाल भात पापड़ दनौरी बना दिया तो होगा? नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो आप भूगोल एक विषय के रूप में देखो, आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्ययन, देखो भौतिक भूगोल का जो मूल सिद्धांत वाला जो एक किताब है वो 11वीं में बात दिया गया है, चैप्टर 1 में, ठीक है, के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि शायद नहीं पढ़े हैं, है ना। क्या आप इसकी अंतर वस्तु को याद कर सकते हैं जो भी उसमें दिया गया था? ठीक है, इस अध्याय ने बृहद रूप तक, तो इसीलिए ना एक लेक्चर जो क्यों दिए थे हम उस दिन का, जो उतना बड़ा लेक्चर दिए थे, क्यों दिए थे? वही सब समझाने के लिए ना भाई। हाँ, इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था, करे नहीं रहे। ये अध्याय यहाँ के की करे नहीं रहा, भूगोल का परिचय किससे? प्रकृति से। तो करे नहीं रही हम कि प्रकृति के अंदर जो कुछ भी प्रकृति का देन है उसी के आधार पर भूगोल, बात समझ में आया? तो ये सब सारी चीजें तो बताए थे। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित है जो भूगोल का पाठ होता है। जैसे भूगोल का पाठ भौतिक भूगोल बोले, मानव भूगोल बोले, प्राकृतिक भूगोल बोले, ठीक है। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़े तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय के रूप में भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलन, देखो सबसे सुंदर बात है, भूगोल क्या है? समाकलनात्मक है, जो हम अभी बोले हैं। भूगोल में सभी चीजों का समाहित है, शामिल है। भूगोल केवल भूगोल, बल्कि उसमें कई सब्जेक्टों को, कई बातों को उसमें बताया गया है। समाकलनात्मक है भूगोल। अगर कहेगा मुख्य रूप से 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है भाई, भूगोल को क्या कहा गया है, क्या माना गया है? तो समाकलनात्मक
नात्मक कहा गया है। और भूगोल को क्या कहा गया है? अनुभाविक कहा गया। समाकलनात्मक का मतलब क्या हुआ कि कई चीजों का समाकलन यानी समाहित है किसमें? भूगोल में। तो ये बात हो गया। दूसरी नंबर बात, भूगोल एक प्रकार का अनुभविक है। जैसे भूगोल जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो भूगोल से हमको यह पता चलेगा कि हम बहुत सारे चीजों को अनुभव करते हैं। जैसे हवा बह रहा है, कहां बह रहा है? दिखाओ हमको भाई। तो हम इस चीज के लिए अगर कहेंगे कि हवा बह रहा है, इसका मतलब ये किससे रिलेटिव है? भूगोल से। और हवा जो बह रहा है, ठीक है, हवा जो बह रहा है तो हम इसका क्या करते हैं? अनुभव। धूप उगा हुआ है, कोई देख नहीं सकता है। गर्मी लगता है, कोई देख नहीं सकता है। ठंडी लगता है, कोई देख नहीं सकता है। इस सब चीज को हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। और ये सारी चीजें किससे रिलेटिव है? सब जानता है, भूगोल से रिलेटिव है भाई, भूगोल से संबंधित है। ठीक है। एवं व्यवहारिक, जो प्रयोग, व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। ठीक है। तो वही करा, भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। प्रयोग करने की चीजें है जो हमारे जीवन में उतरा है और भूगोल के अनुसार ही हम अपना जीवन बसर करते हैं, मानते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है। विस्तृत पूरा विस्तार है। भूगोल की पहुंच सीमित नहीं है इतना ही। जैसे हम पोल साइंस को कह देंगे कि जो फिलहाल में राजनीतिक चल रहा है हम उसको पोल साइंस कहते हैं, लेकिन वही पोल साइंस जब पुराने जमाने यानी बीत जाता है तो उसको इतिहास में डाल दिया जाता है। वही ना हुआ चीज। लेकिन भूगोल क्या है भाई? अभी हम लोग, हालांकि देखो तुम लोग पढ़ेगा तो ज्ञान तो बहुत ही आएगा। ये जो ब्रह्मांड बना है, पूरा ब्रह्मांड, ये मात्र एक बिंदु से बना है। एक बिंदु से बना है। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको कोई नहीं पढ़ पाया है, कोई नहीं पढ़ पाया है, कोई नहीं जान पाया है अभी तक। बहुत सारा ऐसा चीज है। लेकिन ब्रह्मांड अभी जो फैला है विस्फोट होकर के, ऊर्जा के कारण जो उष्मा देता है, अभी ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैलता जा रहा है, फैल रहा है। पहले ब्रह्मांड समझो तो एक बिंदु था मात्र, लेकिन यही बिंदु जब विस्फोट हो गया, आगे जाकर के पढ़ेगा कि कैसे कैसे विस्फोट हुआ, कितना फिर जाकर के कितना फैल रहा है, कितना और फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। तो भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है, विस्तारित है। पहुंच कहां तक है? तो भाई विस्तार है। ठीक है। और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक एवं काल यानी समय के संदर्भ में परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही बात है। भूगोल धीरे 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 जो घटना, विस्फोट इत्यादि वगैरह होता है तो कहीं ना कहीं बदलता चला जाता है। वो किसके कारण? भूगोल के कारण। जैसे हम बोले थे कि भाई हम लोगों का पहनावा, ओढ़ावा, खाना पाना कुछ अलग है, लेकिन आज हम लोग वो सब चीज करते हैं तो किसके कारण? धीरे धीरे भूगोल जैसे विस्तार करता गया तो हम लोग अब उस चीज को, है ना, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? धरातल को देखो, धरातल को यानी धरती को आप किस प्रकार देखते हैं? धरती जो हमारा है सो कैसा है? जैसे हम बोले कि भूगोल में पठार, मैदान, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप इत्यादि चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है, जो पठार है, भूमि है, पहाड़ है, मैदान है, चाहे सागर है, महासागर है, द्वीप है, महाद्वीप है, तो आप धरातल को क्या देखते हैं? एक समतल रूपी है? नहीं, वो उभर खाभर है। क्या है भाई? उभर खाभर। धरातल जो है हमारा प्लेनिंग नहीं है, समतल नहीं है, बल्कि कैसा है? वो उभर खाबर है कि नहीं? कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचाई है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घास है कि नहीं है? कहीं पानी है। ठीक है। तो ये धरातल को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है?
बिल्कुल सही बात, सुंदर बात है ये। पृथ्वी का दो घटक मुख्य है, एक तो प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण, और एक जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। दो बातें, दो घटक जो प्राकृतिक ने दे रखा है, उसी के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन बसर करता है, उसी के आधार पर खाता पीता है, उसी के आधार पर मानता है। हम लोग बताए थे भाई, इसीलिए ना पहले चैप्टर में पहला लेक्चर क्यों दिखा दिए थे ऐसा, इसीलिए। अब अभी जो हम बोल रहे हैं बार बार इस चीज को, तो पीछे जो पढ़ाए हैं तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा बेहतर, ठीक है। तो पृथ्वी की दो प्रमुख घटक है, एक प्राकृतिक जो भौतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक का मतलब ही क्या हुआ, जो भगवान के द्वारा पहले से बना दिया गया है, उसी के आधार पर हम किसी चीज से आगे बढ़ रहे हैं या कर रहे हैं या मान रहे हैं। और दूसरा जो जुड़ा हुआ है क्या, जीवन। अभी जीवन मनुष्य में भी हो सकता है, कई जानवर में भी हो सकता है। मनुष्य को जो बनाया गया है बहुत अलग, जैसे मनुष्य का सबसे नजदीकी दोस्त जो है किस जानवर को माना गया है, कुत्ता, ठीक है। अपने परिवेश के भौतिक और देखो अपने परिवेश के जो भौतिक पर्यावरण, भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, यानी भौतिक भूगोल जो में हम लोग भौतिक के पर्यावरण है ना, भौतिक के पर्यावरण का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल भौतिक प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध को बताता है। देखो भौतिक भूगोल में हम लोग भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं, और यहां जो मानव भूगोल है, उस मानव हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, कौन, मानव भूगोल। तो मानव भौतिक भूगोल जो है वो भौतिक प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक, पर्यावरण इत्यादि। और मानव भूगोल में हम लोग वही प्राकृतिक भौतिक को किससे जोड़ दिया गया है, मानव से, जिसमें हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं। मानव भूगोल क्यों कह दिया गया, तुम खुद सोचो ना। भूगोल किससे संबंधित है, मानवों से। खास करके अब यहां पर ये भी तो समझ में आना चाहिए, जब जीवन की बात कहा तब मानव भूगोल का है कहा, जानवर भूगोल का है नहीं कहा। ये भी तो हो सकता है ना भाई, जानवर भूगोल का है नहीं कहा, तो जानवर को थोड़ा पीछे छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया, तो सुनो। जो भी प्राकृतिक ने हमें दे रखा था या दे रखा है, उसके जरिए से मानव ने अपना मेहनत किया, अपना विकास किया, कहीं ना कहीं उसको महसूस करके, समझ करके, परख करके अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाया। लेकिन कुत्ता बिलाई, जानवर, भैंस, शेर, बाघ, हाथी, वो अपने लिए खुद व्यवस्था उस कदर नहीं कर पाएगा जिस कदर मानव करता है। जैसे कि पीछे तो उस दिन तो बताए सारी बातें। जैसे अगर कुत्ता जाता देखबे गर्मी लागते, मान लिया ठंडी के मौसम है, आप पुआर में घुसते, हाँ वो इतने जरूर बुझे कि हमरा आता ठंडा लगे है, तो जब चल जेबे घुस जेबे तो चलो तब बैसल रहो। लेकिन ओत से जब भगा देवे तो कतो देखबे कि ई जे होते अपन व्यवस्था करता है, ओत से भगा देवे तो कतो और ओत जेते, फिर ओतो से कोई भगा देते तो कतो और जेते, आ ओत से भगा देते तो कतो और जेते। तो तेनाहिते पहले तो आदमियों छले भाई, क्योंकि पढ़े हैं ना हम लोग, आदमी भी पहले ऐसे ही था। लेकिन अब आदमी आप देखिए ओत से कोई भगा देत, अगर शेर कुत्ता बिल्ली अगर आता है कि अगर होता हर पक ले तहाँ कुछ व्यवस्था करबे। बात सही है कि नहीं सही है, कि तुम हमको यहां से भगाएगा, तुम ही भगा देगा कि नहीं, तो अपना व्यवस्था करेगा। तो इसलिए यहां मानव को थोड़ा अगुवाई किया गया है और मानव भूगोल से जोड़ दिया गया है। बात समझ,
तो मानवीय जगत, मानव का जो भी जगत है, ठीक है, जगत के बीच संबंध मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के अलग अलग भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता भी किसके कारण हुआ है भाई? किसके कारण? भूगोल के, मानव भूगोल जो बताए भूगोल के कारण। जैसे हम बोले हैं भाई मुसलमान कैसे हुआ, हिंदू कैसे हुआ, तो दोनों में अंतर क्यों आ गया भाई? भूगोल के कारण। किसके कारण अंतर आ गया? कि भाई वो सब ये सब खाता पीता था, वो सब पहनता था, हम लोगों का खाना पीना पहनने का चीज अलग था, हम लोगों का रहन सहन वेशभूषा अलग था, अलग है। क्यों? किसके कारण? भूगोल के कारण। तो ये जो भिन्नता आई, सामाजिक विभिन्नता जो आया है, आदमी समझ नहीं रहा है इस बात को। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो समझो। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि कहीं ना कहीं मानव से जुड़ी जो बातें दिया गया है, जो कि मानव हिंदू का, उसका भगवान कौन है, वो क्या खाता है पीता है, हम लोग का क्या खाना पीना है, ये कौन बना है? भगवान कहने रहा नहीं। पृथ्वी पर जो हमें अवतरित किया गया, तो हमें यहाँ का वातावरण, पर्यावरण, जो भूगोल था, उसके आधार पर सारी चीजें हम लोग करते चले गए। ठीक है, अध्ययन करता है, आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा। बात सही है, इस सारी चीजों का बोध पहले से है, जो कि बताए थे पहले। मैं 11वीं में पढ़ने चली तो पढ़ाता दिल्ली ना फिर कनी मनी, कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। एक प्रकार से पृथ्वी मानवों का घर है, जो पृथ्वी पर रहता है, और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, जिन्होंने मानव को पोसा है। मानव को जो कुछ भी पोसा है, जिस कारण से हम लोग पोसा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उन सारी चीजों को ना अध्ययन किया जाता है। तो वो सारी चीजें क्या है? भूगोल है भाई। अतः प्रकृति और मानव के, क्योंकि अब तुम कहेगा हुंडा हुंडी, हम खाली भूगोल से, मतलब हम जो पोसा रहे हैं आज, तो किसके कारण से? साइंस यानी केमिकल या भौतिक या जीव विज्ञान, सारी चीजें हैं। लेकिन वो सारी चीजों को किस में ले लिया गया है? भूगोल में ले लिया गया है। तो हम हुंडा हुंडी भूगोल कह देंगे। तो बात समझ में आया ना? हाँ, अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। यानी प्रकृति और मानव के अध्ययन के बारे में, दोनों के संबंध के बारे में ज्यादा बल दिया गया है। जानवर, कुत्ता बिल्ला, ये सब कुछ अलग है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने या सिद्धांतीकरण अथवा विवरणात्मक होना चाहिए। देखो, इससे क्या तात्पर्य हो रहा है पता है? मतलब आज तक भूगोल को कोई सब्जेक्ट नहीं माना गया है, इतना समझ जाओ। हालांकि हम लोगों को, अब जैसे मान लेते हैं भाई कि भूगोल एक सब्जेक्ट है, तो मानव भूगोल क्या है? चैप्टर का नाम है। ठीक, तो जब चैप्टर का नाम है, तो एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि भूगोल भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर कह रहा है कैला भाई, भूगोल के किस सब्जेक्ट नाम दिए? क्योंकि भूगोल अकेला थोड़ी है, उसमें पूरा समाकलनात्मक देखे ना हम लोग। तो भूगोल एक प्रकार से, हालांकि देखो यहां सब्जेक्ट मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक सब्जेक्ट है, मान के चलो, लेकिन देखा जाए तो प्रॉपर वे से कोई एक सब्जेक्ट नहीं भी है, क्योंकि भूगोल में केवल भूगोल के बारे में नहीं, भूगोल में सारी चीजें समाहित है। ठीक है, विवरणात्मक
होना चाहिए या क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए? एक इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित कर दिया जाए कि भूगोल में क्या चाहिए। हाँ भाई भूगोल में हमरा इतने चीज पढ़ो क्या है? नहीं भाई, जैसे बुझे छे ना हमें हिस्ट्री, हाँ इतिहास में हमरा ई चीज पढ़ो क्या है, लेकिन भूगोल में फिक्स नहीं है, अनंत है, अनंत है। और इसके अध्ययन का, अनंत किसको बोला जाता? अनंत का अर्थ क्या है? जब तक मैथ फेल हो जाए, बात तो सही ना है? अनंत किसको बोलते हैं? जहां मैथ फेल हो गया, गणित फेल हो गया, तो उसको अनंत मान लिया जाता है। बहुत चीज सीखेगा बाबू, बहुते कुछ सीखेगा, ठीक है। अध्ययन उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। हाँ, कुछ एक विषय को ऐसे कहा गया है कि हाँ इस कदर क्रमबद्ध तरीका से ऐसे खांचा बाय खांचा पढ़ो, वो अलग बात है, इसलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट में डाल दिया गया कि भाई चलो कि भाई खांचा बाय खांचा क्रमबद्ध तरीका से इसको पढ़ो एक सब्जेक्ट के अनुसार फिलहाल, लेकिन भूगोल कोई सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए? बहुत सारा ऐसा वैज्ञानिक सब है, बहुत सारा ऐसा वैज्ञानिक सब है जो अपना अपना सिद्धांत दिया है, लेकिन उस सिद्धांत मानने लायक नहीं है, बहुत गलत हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते। क्यों मानते पता है? क्योंकि कुछ कुछ चीजें उसमें से काम आता है, तो लोभित हुए है इंसान। इंसान जो होता है लोभित, कनको के आशा रहे न तो ओकरा पकड़ के रखने रहल, बस सही है। अभी बहुत सारे, एगो जॉर्ज वैज्ञानिक थे, उसका भी सिद्धांत दिया गया है, तो उसका जो बहुत सारा सिद्धांत है, आगे जो पढ़िएगा तो बहुत सारे सिद्धांत उसमें जो दिया गया, बहुत सारी बात तो फॉल्स चला गया, लेकिन कुछ कुछ बातें काम आता है। तो कहा भाई उस सिद्धांत को, क्योंकि थोड़ा सा भी तो जीवन में काम आता है ना, तो उस सिद्धांत को मानो, और उस सिद्धांत को विद्यार्थी को पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। कई ला तो पूरा पूरा सही नहीं है, लेकिन जे कुछ भी कामकाज तो उससे चलिए रहा है, तो भाई पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं, और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि पृथ्वी और मानव के बीच वैध द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव अविभाज्य तत्व है। बिल्कुल, मतलब देखो कितना सुंदर बात कहा, मानव को पृथ्वी से, प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता है। भाई तुम बताओ कि मानव को अगर प्रकृति से अलग कर दे, तो जब मानव को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब मानव भूगोल तो है ही। मानव क्या कहा गया कि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, विभाजित नहीं किया जा सकता है प्रकृति को मानव से या मानव को प्रकृति से, और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। यह जानना रुचिकर होगा, यह जानना बहुत जरूरी होगा, इंटरेस्टेड यानी रुचिकर, कि भौतिक और मानवीय दोनों यानी भौतिक और मानव दोनों के साथ जो भी घटना घटा है उसका जो वर्णन होगा, उस वर्णन को मानव शरीर की रचना विज्ञान से संबंधित जो बात यानी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जानने के लिए क्या होगा, रुचिकर। कि मानव तो हम पढ़ाए ही थे कल तो बताए थे कि मानव
की जो रचना हुआ है उस आधार पर अगर देखा जाए तो मानव का जो शरीर है वह कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि हमरा गर्म लगे है, ठंडा लगे है, कैसा वेशभूषा रखना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें किससे जुड़ा है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत रुचिकर नहीं है। जैसे तुम लोगों को पहले कुछ नहीं पता था तो कल जो पढ़ा रहे थे परसों, मान लो जो कुछ भी, तो उसमें अजीब सा लग रहा था कि अरे बा ऐसी बातें है। तो हाँ, रुचिकर तो है, उसके बारे में जानना क्या है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, जो पृथ्वी का रूप भी है, रूप कहेगा पृथ्वी का रूप कैसा है, ठीक है, पृथ्वी गोलाकार है। इस बात को आज नहीं भाई, आज नहीं, वो तो समझो सिंध काल के समय से पहले की बातें हैं, जो पृथ्वी पहले से बताए तो थे, भारत में पहले ही जानता था 100 आदमी की पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो पृथ्वी का फिर भी कर रहा है, पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिम नदी के प्रोथ यानी नासिका, जलद मरु मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। देखो कहा क्या गया, देखो सुंदर लाइन है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी का जो रूप है, पृथ्वी का जो रूप है, तूफान को मान लिया गया आंख है, नदी को मान लिया गया मुख, हिम नदी को एक नासिका, ठीक है। जलद मरुस्थल, जहां जल है, जल वाले मरुस्थल को ग्रीवा गर्दन मान लिया गया, गर्दन, और मृदा मिट्टी को परिच्छेदिका मान लिया कर वर्णन करते हैं हम लोग एक प्रकार से। तो भूगोल में हम लोग किन सब चीजों का पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, तूफान, हवा इत्यादि के बारे में, नदी तालाब के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, हिम नदी हो चाहे जल मरु स्थल हो, सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या हम बोलो ना, हाँ, तो जल मरु स्थल मतलब जहां जल ही जल पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगर का वर्णन जीवों के रूप में किया गया और कह दिया गया कि जो प्रदेश है, गांव है, नगर है, इसका वर्णन जीवों के रूप में किया गया, जीव मान लिया गया। कि मतलब समझ में आया? जैसे एक प्रकार से पृथ्वी का कुछ नाम दे दिया गया, फिर जल मरुस्थल का कुछ नाम दे दिया गया, तूफान का कुछ नाम, नदी का, महानदी का नाम दे करके तब कह दिया तो अब इसके अंदर बसा क्या है, तो गांव, नगर, शहर, ये सब जीव एक प्रकार से कौन है, मानव जीवन है, यानी जीव के रूप में किया गया। जर्मन भूगोल बेता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में, एक प्रकार से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, इस समय से कोनो क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, चटका दे। और क्या कहा कि भूगोल, जर्मनी के जो भूगोल बेता थे वो राज्य का जो वर्णन या राष्ट्र का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन बनता है। सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियां मान लिया। धमनियां सीरा शरीर में जो होता है, एक प्रकार से सड़क हो गया, तब ना सड़क के द्वारा ना यहां से वहां उस क्षेत्र से उस क्षेत्र जाता है, जल मार्ग के द्वारा इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में न जाता है। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड का जो परिसंचरण होता है यानी फैलाव होता है, तो वह किसके कारण से, धमनी सीरा, जो हम लोग पढ़े हुए थे। तो देखो ना, पढ़ रहे हैं भूगोल, अब बात क्या आ रहा है, जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के लिए। अभी इतने कहा पढ़े तो रहे भूगोल, आब जाते मैथ, बहुत तरह की बातें है ना इसमें भाई। परिसंचरण का मतलब ही क्या होता है, एक प्रकार से फैलाना, यहां से वहां जाना, यहां से के रूप में वर्णन किया जाता। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं
अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है, यानी कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं? अब हालांकि हम समझा तो दिए पहले, लेकिन अब इतने चीज के बाद, पढ़ला के बाद में अब यहां से क्वेश्चन पूछे है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक यानी अलग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं। एक बात ये भी कह रहे हैं, मानव का संबंध जो प्रकृति से है तो आसानी से नहीं है, जटिलता से संबंध है दोनों का, कठिनता से संबंध है दोनों का। फिर भी दोनों को, यानी एक मतलब एक यह बात बुझो ना कि आई दोनों के जो दोस्ती करे लिए बहुत कठिन से है, लेकिन तब वो अब एक दोनों के कोई अलग कह सके है? नहीं कह सके है। दोनों के एक में संबंधित कराने में बहुत कठिनाई हुआ, और जिसमें कठिनाई हुआ तो हो सकता है तो टूटने का संबंध भी मतलब संभावना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के दुश्मनी है, लेकिन तब वो जोड़ दे लिए तो संभावना क्या बनता है पता नहीं, कल झगड़ा कर लेते। लेकिन यहां पृथ्वी और प्रकृति और मानव की बात किया जाए तो दोनों में कठिनता के कारण संबंध है, लेकिन फिर भी अलग नहीं किया जा सकता है। मानव भूगोल की कुछ परिभाषा दिया गया है रेटजेल के अनुसार, सब तीन का मत अलग अलग है, और यही आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन बहुते बार पूछने हैं। रेटजेल के अनुसार आपको पूछे, कहेगा कि मानव भूगोल की परिभाषा रेटजेल के अनुसार बताएं, लिखा रहेगा परीक्षा में। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। तो बात तो वही ना हुआ, मानव भूगोल क्या करता है भाई? मानव के समाज का, अब समाज में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या खाना क्या पीना क्या उठना बैठना, इस समाज में विभिन्नता बता रहा है ना भाई। तो ये सारी चीजें यानी मानव भूगोल जो मानव समाज और धरातल के बीच यानी पृथ्वी के बीच दोनों के संबंध के बारे में अध्ययन करना ही मानव भूगोल का, यही ना हुआ मानव भूगोल। अब देखो मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो रेटजेल के अनुसार सेम कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ऐसे तुम लिख सकता है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, तब मानव भूगोल यानी मानव समाज और पृथ्वी के बीच के संश्लेषित संबंधों के बारे में अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। जब हम मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। तो हो गया रेटजेल के अनुसार। अब ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। अब यहां देखो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन को बताता है। मतलब क्या हुआ भाई, मानव भूगोल अस्थिर है, मानव का भूगोल क्या है, स्थिर नहीं है। अरे तुम दोनों में क्या हो रहा है, तो क्या कहा भाई। अब देखो सैंपल की परिभाषा में संबंध की गत्यात्मकता का मुख्य एक नंबर में ये पॉइंट दिया गया है भाई। रेटजेल के अनुसार जो मानव की परिभाषा में किस पर जोर दिया गया, संश्लेषण पर, एक दूसरे के संबंध संश्लेषित जो बनता है, संश्लेषित होना, और इसमें गत्यात्मकता। मानव भूगोल अस्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, ठीक है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन धीरे धीरे धीरे, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े, तो मानव पहले क्या खाता था, पीता था, क्या पहनता था, ओढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे क्या आया, परिवर्तन आया। तो मानव और पृथ्वी के बीच जो संबंध है बात सही है, लेकिन यह अस्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। मतलब यहां हुंडा हुंडी रेटजेल के अनुसार हुंडा हुंडी कह दिया गया कि मानव और पृथ्वी के बीच एक प्रकार से संश्लेषित संबंध का जुड़ाव है।
लेकिन सैंपल के अनुसार क्या बताया गया भाई कि मानव और पृथ्वी के बीच जो है अस्थिर है, स्थिरता नहीं है। जैसे जैसे पर्यावरण अलग होता जा रहा है, मानव का जीवन भी अलग जैसा होता जा रहा है। तो अलग जैसा होना ही क्या कहलाएगा? परिवर्तनशील है। तो ये परिवर्तनशील वाली बातें सैंपल के अनुसार, यानी गत्यात्मकता का मतलब ही क्या हुआ कि स्थिरता नहीं है, बल्कि जैसा जैसा व्यवस्था आता है वैसा वैसा परिवर्तन होता चला जाता है। ये किसके अनुसार? तो पूछ देगा सैंपल के अनुसार बताओ परिभाषा, एक नंबर में ही सटा देगा। ये बात किसके अनुसार है? ये बात किसके अनुसार है पूछ लेगा। अब हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य यानी बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, यानी पॉल विडाल डीला ब्लास रहेगा, डीला ब्लास या ब्लास के अनुसार, ठीक है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करती है। मतलब मानव भूगोल जो है ना, मानव भूगोल किसे कहते हैं? डी ब्लास के अनुसार क्या किसे कहते हैं भाई? तो मानव भूगोल जो है वह क्या है? पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंध, दोनों के बीच अंदर, दोनों के बीच अंदर में क्या है? संबंध है। और उस संबंध एक नई संकल्पना को प्रस्तुत करती है। क्यों? क्योंकि मानव का जीवन जो पृथ्वी से जोड़ दिया गया, तो दोनों का जो संबंध है ना, तो एक कोई नया चीज निकल करके आता है। तो नया चीज का मतलब क्या हुआ? वही ना हुआ कि प्राकृतिक में जो पाया गया है, प्राकृतिक रूप से जो पाया गया है, पृथ्वी का जैसा सिस्टम है, उसके आधार पर मनुष्य अपना रहन सहन करता है, एक नया चीज निकालता है। अब जैसे पृथ्वी है यहां उभर खाबर, लेकिन हम लोग पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर में जो कुछ भी हमें प्रकृति ने दे रखा है, उसके आधार पर हम इस चीज को जैसे मान लेते उभर खाबर है, तो यहां रहना है, सोना है, तो उभरे खाबर में सुत रहे, ओकरा प्लेन कर लेबे तब सुतबे। तो एगो नया चीज बताया कि नहीं बताया? तो ये जो प्लेन करने की सुविधा भी हमको कौन दिया? प्रकृति ने दिया ना। अब जैसे मान लो कि हम कुदाल से एक रंग कर रहे हैं या किसी चीज से एक रंग करेंगे, उसको समतल बनाएंगे, तो ये हमको कहां से मिला भाई? प्रकृति से मिला है। किससे मिला है? तो प्रकृति ने हमें जो दे रखा है, अब पृथ्वी से जो हमारा सुझाव संबंध है, उन दोनों के संतुलन से कुछ नया चीज तो हम लोग बना रहे हैं ना। तो इस बात को किस में लिया? मानव में, जानवर में नहीं लिया, क्योंकि जानवर कुछ विशेष नहीं करता है। अब तुम ये नहीं कह देना कि जानवर भी तो कुछ कुछ कर लेता, वो अलग ठीक है भाई। थोड़ा जैसे मान लो अब जाएगा, थोड़ा घोंसला बना लेगा, एक एक लक्कर फक्कर लाएगा, घोंसला बना लेगा, ठीक है, वो बस छोटा छोटा थोड़ा बहुत। लेकिन जितना मानव कर रहा है, बात समझ में आ रहा है? अब मान लो उस पेड़ को काट लेगा, कुछ कर लेगा, कोई इसका फिक्स या कुछ ऐसा सिस्टोमेटिक चलता है? नहीं चलता है। मानव भूगोल की प्रकृति, अब हम लोग समझते हैं क्या? मानव भूगोल की प्रकृति, हमें मानव भूगोल की प्रकृति तो पढ़ना है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन, उनकी परस्पर अन्योन्या क्रिया के द्वारा करता है। जो भी क्रिया होता है, आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक का भी नाम है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, 11वीं में आप लोग, ठीक है। अब भौतिक पर्यावरण के तत्व का अध्ययन कर चुके हैं। तो भौतिक पर्यावरण का तत्व जो है, भौतिक पर्यावरण का जो तत्व है, तो भौतिक पर्यावरण में हम लोग क्या, हवा हुआ, पानी हुआ, जल हुआ,
पठार हुआ, मैदान हुआ, जो कुछ भी है, ये सब क्या है? अब तत्व का अध्ययन कर चुके हैं, जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति यानी पृथ्वी की आकृति, मृदाएं, जलवायु जो अभी हम बोले, ठीक है, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। बिल्कुल सही बात है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11वीं में, ठीक है। मतलब भू आकृति, मृदाएं, अरे भू आकृति यानी पृथ्वी, नहीं पढ़ेली तो बता तो देली ने, यानी भूमि का जो आकृति है समतल है। कैसा है भाई बता, भूमि का जो आकृति पूछेगा, भूमि की आकृति कैसा है? समतल नहीं है। पृथ्वी का आकृति कैसा? समतल। क्यों? पृथ्वी पर क्या है? कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं मान लो कि जलस्थल है, कहीं पर मान लो कि सागर है, नदी है, महासागर है, द्वीप है, महाद्वीप है, तो ये सब उभर खाबर ना होगा जी। पृथ्वी क्या है? समतल नहीं है, बल्कि क्या है? उभर। तो ये सब हम लोग जानते नहीं है। मृदाएं, पृथ्वी पर जो मिट्टी है मृदाएं हैं, जानते नहीं हैं। जलवायु कहां है? पृथ्वी पर है। जल कहां है? अब प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक के द्वारा जो दिया गया है, घास, मैदान, पेड़ पौधा इत्यादि, ये सब क्या है भाई? क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात, यानी अलग अलग प्रकार के पृथ्वी पर जीवन जीने वाला प्राणी है। कुत्ता, बिलाई है कि नहीं है? मान लो शेर, बाघ, हाथी, हिरन, आदमी वही में है ना। क्या है? एक प्रकार से प्राणी। वनस्पति जात, वनस्पति का भी कई प्रकार की जाति है। वनस्पति पेड़ पौधा का 26,000 करोड़ से भी अलग प्रजाति है। जानवर का कई प्रजाति है, जितना हम लोग जानते भी नहीं है नाम। हमारे भारत में पाया भी नहीं जाता है उतना अच्छी सारी चीजें। वनस्पति जात है। क्या आप उन तत्वों को सूची बना सकते हैं? मतलब जो कुछ भी आपके अंदर आता होगा, जो भी वनस्पति आता है, तो कई वनस्पति का तो लिस्ट तो बना ही सकते हैं भाई। जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों यानी क्रिया कार्यकलापों के द्वारा की है। किसने की है? प्रकृति ने। जैसे बहुत सारा चीज है, दुभी देखो कोई रोपने नहीं जाता है, ऑलरेडी हो जाता है। बहुत सारा पेड़ पौधा को रोपने नहीं जाता, ऑलरेडी हो जाता है। तो प्रकृति का जो वातावरण पर, जैसे अब मान लो कि यहां पर धूप नहीं उग रहा है। सुनो एक बात को समझो कि कह क्या रहे रे भाई, भूगोल इतना भी आसान नहीं है। जैसे सुनो, अब अभी थोड़ा बरसात के समय है, तब बरसात के समय है तो कहीं जहां नमी होता है वहां पर घास भूसा देखना आपने जंगल जगह भजा है, अत नहीं हुई है। जबकि दोनों के लिए प्रकृति है ना भाई। इस जमीन के लिए भी प्रकृति है, उस जमीन के लिए भी प्रकृति है। तो उस जगह पर क्यों हो गया अपने आप, इस जगह पर अपने आप क्यों नहीं हो रहा? तो जैसा प्रकृति उसके लिए मिल रहा है वैसा इसको नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम अंदर में घर में एगो पेड़ को रोप देना, नहीं होत। वो होत कब तक? वो कब तक होगा? जब तक उसको सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा। ये सब पढ़ा होगा किस में? साइंस में, 9वां में, 10वां में। वो अंदर में रोपेगा तो अंदर में पेड़ नहीं होता है। अब एक बात और समझ जाओ, जैसे मान लेते हैं कि तुमने यहां भाई पेड़ रोप दिया, ठीक, यहां पेड़ रोप दिया। अब इस पेड़ को रोपेगा, मान लो कि सूर्य की प्रकाश जो है, रोशनी केवल आई भाग से पड़ रहा है, आई भाग से छज्जी है, कथी कहे कुछ मतलब छप्पर है, आई भाग से कनी कनी ओबे है, तो ई अही पार में है डायरे कर भागल जा है। प्रकाशानुवर्तन से आप क्या समझते हैं? 10वां में पढ़े होइएगा। प्रकाशानुवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो जिस दिशा से प्रकाश की क्या हो, रोशनी पड़ती है, पेड़ पौधा वनस्पति उसी की ओर मुड़ता चला जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसको
उधर से मिल रहा है। बात समझ में आया? तो सबके लिए कंडीशन है, टर्म है। चलो, हाँ, है ना। विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। क्या आप उन तत्वों को सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भूगोल पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? गृह, गांव, नगर, सड़क व रेल का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधन का उपयोग करते हैं। भाई, भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा गृह, घर, गांव, नगर, सड़क, रेल का जाल या उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं। अब जैसे देखो, कोई आदमी, नदी में भी घर बनता है अब, हाँ, लेकिन क्या नदी में घर बनाने का सिस्टम क्या होगा? जमीन भूमि पर जो बना रहे उससे क्या होगा? अलग होगा। अब घर बनाने का मतलब कहा था, जैसे यहां घर बनाएगा वैसे ही घर बना लेगा वहां। अब तो ऐसा ऐसा है, सिविल इंजीनियर सब जन्म ले लिया है कि मान लो तुमको माथा पर घर बना देगा, अब पूरा परिवार के कहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, वाइस वर्सा। मनुष्य अपने औद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यानी अन्य कई प्रकार की क्रिया करता है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत जरूरी है क्या कि वह किन उपकरणों और तकनीकी की सहायता से उत्पादन या निर्माण, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। मानव ने क्या बना लिया? बनाने के लिए तुम बहुत चीज बना रहा होगा। सुनो, बनाना बड़ी बात नहीं। अब एक बात ये भी बता ही देते हैं, तुम भी साइंटिस्टे है। सुनो, अब तुम ऐसा ऐसा चीज बना दिया होगा जो साइंटिस्ट नहीं बनाया होगा। सुनो, हम सही बात कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा तुमसे बन जाता होगा कि साइंटिस्ट नहीं बना सकता है, सोच करके भी। भाई, अहां के नींद तरपा रहल है, बुझाया? सही बात है। हाँ, तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ यहां? भाई देखो, बहुत सारे ऐसे चीजों को जो साइंटिस्ट ने बनाया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबका खोज कैसे कैसे हुआ है। पढ़ने रहिए कि नहीं पढ़ने रहिए 10वां 9वां समय? ईट पर नाच, यानी ईटा पर नाच। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? अब प्रौद्योगिकी, तो देखो क्या, देखो इंपोर्टेंट बात है यहां। देखो इंपोर्टेंट बात क्या है कि मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक पर्यावरण से अनेकों प्रकार की चीजों को बनाया है, अनेकों क्रिया करता है, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन मानव क्या बनाया, किस चीज के सहायता से बनाया, महत्वपूर्ण है। मनुष्य ने क्या बनाया? देखो अभी की कह लिया हम, अहां से कई प्रकार के क्रिया भोगले तो नहीं भोगले, महत्वपूर्ण नहीं रहा। लेकिन क्या बना, किस चीज से बना, यानी मानवों ने बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत जरूरी है कि वह किन उपकरण के, जो कुछ भी बनाया, उत्पन्न किया, वो ज्यादा मायने नहीं है, बल्कि क्या उत्पन्न किया और किस चीज से उत्पन्न किया,
या किस तकनीकी से उत्पन्न किया, बहुत ज्यादा मायने रखता है। बात बुझली लाइन की न, कि मानव ने अनेकों प्रकार की क्रिया करके क्या बनाया या नहीं उत्पन्न किया या किया, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मानवों ने किन चीज को उत्पन्न किया और किस यानी कैसे सिद्धांत को उपयोग करके उत्पन्न किया, किसकी सहायता से, कैसी तकनीकी से और कैसे किया। हमें यहां से करा गेले, देख लिए कुछ करा गेले हमरा से, लेकिन भेले के ना रो हमरा पते नहीं है, ले बन तक गल, लेकिन वो प्रक्रिया हमको पते नहीं है, तब ना दोबारा फिर बनेबे। यहाँ कथी कथी सब छले में से हमरा पते नहीं। जा देखो बात को समझो तुम, हमने तो बना तो दिया कुछ गलती से, लेकिन बनले कथी रो से नहीं पता, किस चीज से बना, कौन प्रक्रिया हम के लिए तो बन रही से हमरा पते नहीं है, तो दोबारा कैसे होगा। समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या बनाया, क्या उत्पन्न किया, लेकिन ये जरूर मायने रख, मतलब किस प्रक्रिया से, लेकिन बना क्या है, कैसे, किस तकनीकी से बना है, मायने रखता है भाई। अब प्रौद्योगिकी किस समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास। बिल्कुल सही बात, यानी मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास किया है, नहीं तो अब जैसे आज तक जो कुछ भी विकास हुआ है मानवों ने उसका प्रयोग करके समझा है। वही ना बोले कि मानव चीजों को समझने की कोशिश किया, जानवर नहीं। अब जैसे पहली बार लगा, पहली बार आग का जो निर्माण हुआ तो भाई ठंडी का मौसम था, आग लग गया जंगल में, आदमी रहता था जंगल में, जानवर भी रहता था जंगल में, तो जब पत्थर से पत्थर टकरा करके आग लगा तो कुत्ता बिलाई जो भी शेर बाघ हिरन सब रहता था, आदमी भी रहता था वहां, तो आदमी को भी ताव लगा, जानवर को भी ताव लगा। तो जब आदमी को ताव लगा तो कहा अरे वाह अभी मौसम ठंडी का है, अब पत्थर से पत्थर टकराया तो आग लग गया, मतलब एगो चीज सोचा गया, ओ अब पत्थर से पत्थर जो ठोकरे भी तो आएगी। ये बात सोच रहे कुत्ता बिलाई सोचल के, शेर सब बाघ सब वो बुझे कि हमरा ऐसे ठंडा मिले, ठंडी है तो गर्मी मिले है, वो इतने दिमाग नहीं लगवे है कि ओकरा सिर्फ जरूरत से हमरा पूरा भरल है, बात खत्म नहीं। लेकिन आदमी ने क्या किया, दिमाग लगाया, अरे वाह ये आग लगा कैसे भाई आग, तो हाँ पत्थर से पत्थर टकराया आग लग गया, हाँ तब उसी दिन से आदमी क्या करने लगा, आग से यानी आग लाने के लिए पत्थर को ठुकरा दो आग निकलेगा, और उस आग से हम लोग ठंडी में बच सकते हैं। हाँ तो एक चीज हम लोग सीख लिए कि ठंडी में बचना होगा, आग लगा लेंगे। और आग लगेगा कैसे, तो पत्थर से पत्थर था जंगल में, तो पूरा पत्थर पत्थर रहे, देख दिमाग तो लगाया। अब वह बतेल के क्या करा, अपना बाल बच्चा के, कुत्ता बिलाई थोड़ी पढ़बे, कुत्ता बिलाई थोड़ी बतबे अपना बाल बच्चा के कि बुआ ना रह न त नहीं जो न त ई करना वो करना, नहीं सिखाता उतना, ठीक है। तो वही बातें कह रहा है, प्रौद्योगिकी किस समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर को सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से क्या किया, समझा, परखा, है ना, और तब जाकर के कहीं ना कहीं विकास किया। उदाहरणार्थ घर्षण और उष्मा, हम जो बताइए दिया, अग्नि, घर्षण और उष्मा के कारण अग्नि का खोज जो हमारी सहायता की, तो समझल के पहली बार, यानी कि आग का जो आविष्कार होता है किससे, घर्षण से। पहले के समय में उसके कुछ दिन बाद करके माचिस का आविष्कार हुआ था। तो माचिस जो बना, तो माचिस जो बनता था तो पहले माचिस ऐसे नहीं रहता था जैसे यहां है। ये कौन है, लाल फास्फोरस, पता होगा, पढ़ा होगा भाई, ठीक है। अब समझो बातों को, पहले जो माचिस बनता था मतलब ई नहीं था, एक तिल्ली रहे छले। अब मान लिया वो जंगली सब की करे छले, जंगल के लकड़ी काट कर
आ ओकरा एगो बोर बनबै छलै। बोर जना मतलब कई प्रकार के चीज नहीं बनबै छै, जना मान लिया अभी जना बर्फ सब नहीं होया जमबै छियै, तो वैसे ही प्रकार से बर्फ को कैसे जमाया जाता है, देखना उसको अथी करके काट के उसको घोल में रखेगा, थोड़ी देर फिर फ्रीज कर देता है, ठंडा कर देता है, तो वो हो जाता है। तो उसी प्रकार से उसका एक घोल बना करके लकड़ी सबके जना मान लिया इत लकड़ी भऽ गेलै मान लिया, लेकिन ऐसे बड़ा रहे छले, बड़ा बड़ा लकड़ी रहे छले। तो इसको क्या किया जाता, आधा का मतलब डुबा दिया जाता था, तो आधा में बुझो मसाला लग गए मान लिया एक प्रकार से। तो क्या होता था, पहले बहुत घटना होता था, पहले कई लोग मारा जाता था, ऐसा ऐसा फैक्ट्री बहुते रहता था। तो जिस समय में अगर गर्मी लग गया, ज्यादा गर्मी आ गया, तो आग फूका जाए छले अपने आप, रखले रखले। माचिस का जो तिल्ली हुआ करता था अपने आप क्या हो जाता था, आग लग जाए छले फैक्ट्री में अपने आप। क्यों? क्योंकि उसका जो हीट था, ज्यादा हीट होने के कारण आग लग जाता था माचिस की तिल्ली में। लेकिन अब एकरा भर दिन में कतो अगर रख देवे तिल्ली के केतबो गर्माहट हेते, तो मान ली कमरा में तो रखला से तो नहीं होते। तो बात समझ में आ रहा है? तो यही तो धीरे धीरे साइंस जो है सब चीजों को समझते हुए क्या किया, डेवलप किया भाई। ठीक है, अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और अनुवांशिकी, डीएनए जानता है, ठीक है बेटो। तो एक तो एग्जाम्पल ये भी दिया, और समझ करके देखो डीएनए और अनुवांशिक, बात सही है कि नहीं? तो उस कारण से भी बीमारी फैलता था। तो इस बात के बारे में पहले पता नहीं था लोगों को, अगर था भी तो सुविधा नहीं था भाई, कई प्रकार की चीजें। दूसरी नंबर बात, जब किसी को बीमारी हो जाता था तो भाई कई चीजें देखता है ना, जैसे महिला हो या पुरुष हो, कई प्रकार की कोई घटना हो गया, रक्त का बहाव हो गया, तो रक्त का बहाव होने के कारण ब्लड न खून चढ़वा पड़ते होते बात समझ में आ रहा? तो जब ब्लड चढ़ाया जाता था तो पहले के समय में क्या होता था कि उसके बॉडी से इसको ब्लड देना है, या किसी के बॉडी से किसी को ब्लड देना है, या पहले से ऑलरेडी जो है डॉक्टर लोग ब्लड को रखा रहता था। तो पहले क्या होता था कि बीमारी, जैसे अब जो ब्लड चढ़ाता है ना, तो पहले जांच होता है, जो मुख्य कुछ बीमारी जैसे एड्स वगैरह सब हो गया, या टीबी वगैरह हो गया। अरे बीमारी का अंत नहीं है भाई, बहुत बीमारी है जो बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट को आज तक पता ही नहीं चला है, उस चीज को छोड़ दो ना भाई। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारी है, तो कुछ बीमारी ऐसा मुख्य जो एक दूसरे में फैलता है, तो पहले जांच कर लिया जाता है कि कहीं इसको अब बीमारी तो नहीं है। अब ये नहीं समझ में कि ओकर ब्लड एक नहीं चढ़ ले तो बुझो बीमारी के कारण नहीं चढ़ होते, नहीं, ब्लड ग्रुप भी मिलाया जाता है। अब जैसे ओ पॉजिटिव कौन सबसे बढ़िया होता है भाई, ओ पॉजिटिव वाला। ओ पॉजिटिव वाला जो होता है किसी को दे सकता है ब्लड में। ठीक है, तो यान, ठीक है, और यहां क्या कर रहा है, तीव्र गति से चलने वाला यान तक को क्या कर दिया, विकसित कर दिया है। ये हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो कि जब आग का खोज हुआ तो इसके लिए जो प्रयोग किया गया किसका, घर्षण की बल का। घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न हुआ, उष्मा मतलब ताव, ठीक है, उत्पन्न हुआ तो आग का आविष्कार हो गया। अनुवांशिकी की सहायता से कई प्रकार के बीमारी का पता चल गया, और वायु की सहायता से, वायु की गति के कारण बड़े बड़े यानों का विकास हो गया, यान गति से तेजी से चलने वाला। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास विकसित करने के लिए महत्व। हाँ अरे भाई, तो अहाँ तो बुझे छे। अब अच्छा एक बात बताओ, तो अब ये जब बात पहले से समझा लेने यहाँ से बात के बुझो, तो अब 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। एक देखा जो पत्थर से के टकराने से यानी घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होने से आग लग गया। तो ये जो आया वो किसकी सहायता से, प्रकृति की सहायता से, क्योंकि पत्थर कहां से आया था, हम बनाए थे। कौन बनाया था भाई, ऑलरेडी बना हुआ था, प्राकृतिक का देन था वो। पत्थरों को किसने बनाया था, ऐसा तो रे किसी आदमी ने पत्थर बना दिया आकार कि आप टकरा भी आएंगे, तो इतने दिमाग नहीं चले आदमी के। ठीक है, वो तो अब ना हुआ है विकास धीरे धीरे। अच्छा, अनुवांशिकी के कारण, डीएनए के कारण कई प्रकार की बीमारियों का पता चलता है, वो किसका देन है, अनुवांशिकी डीएनए किसका देन है, वो सब प्राकृतिक शरीर में पहले से ऑलरेडी से है। बात समझ में आया, ये सब बातें हैं। दूसरी नंबर बात, वायु के
परीक्षण को करते हुए समझ करके जो है सो हवा की गति में यान को चलाने लगा। किसकी सहायता से हवाई जहाज चल रहा है? अब प्रकृति का देन है, हवा की सहायता से, वायु के नियम अनुसार। लेकिन ये सब देन किसका है? प्राकृतिक। तो वही कर रहा है प्राकृतिक, यानी कि मानवों ने जो कुछ भी आज विकसित किया है सब किसकी सहायता से? प्राकृतिक की सहायता से। बिना प्राकृतिक से तो प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा है। और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। यानी प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को, क्या पर्यावरण की, अब देखो बहुत सारे चीजों को हम लोग आज प्रयोग करते जा रहे हैं और यही चीज क्या हो रहा है? आज जो इतना विनाश हो रहा है, आज जो पानी नहीं मिलने का कारण क्या है? हम लोग जो इतना विकास कर गए हैं, है ना। आज पानी नहीं मिलने का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। आज जो पर्यावरण स्वच्छ नहीं है इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। पानी स्वच्छ नहीं है इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। क्या, क्यों? विकास किए, ज्यादा विकास बेकार को ले लिए, मतलब तो यही ना हुआ। क्योंकि ज्यादा बोलते हैं ना छोटी भाषा में, विकास विनाश, यानी कि विनाश जो है विकास का यही कारण सब है। अब प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। अपने आप को क्या कर लिया? ढाल लिया। देखो क्या कहा, वो बात जो हम बोले थे वही बात करें। प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को मानवों ने क्या किया? ढाल। प्राकृतिक ने जैसा जैसा समय दिया उसके अनुसार मानवों ने अपने आप को ढाल लिया, है ना। क्योंकि आज जो हम लोग जॉकेट का व्यवस्था कर लिए हैं, है ना, कई प्रकार के जूता मोजा इत्यादि का व्यवस्था कर लिए हैं, किसके अनुसार? पर्यावरण। क्योंकि हम जानते हैं सबके घर में जॉकेट हो। अभी ठंडी है, क्या है? अभी गर्मी है, तो हम लोग जानते हैं गर्मी में जॉकेट नहीं पहनना, ठंडी के लिए रखने चाहिए। जा रहता है तो मम्मी के निकाल दी है, तो बोलता है कि नहीं बोलता है? तो सब जानता है। मतलब हम लोग जो ढाल रहे हैं किसके अनुसार? पर्यावरण के अनुसार। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। ओहो भाई, इसका मतलब प्रौद्योगिकी का जो स्तर, अरे भाई बिल्कुल नीचे। तो हम लोग तो जानता ही है पहले क्या था, कुछ नहीं था। पहले के आदमी के होते ज्यादा ज्ञान नहीं छे भाई। भात दाल छे, चाउर छे, लेकिन चाउर के उन्ना नहीं खाई छे, जना अभी स्मार्ट बना के खाए है। पहले चाउर रहबो करी छे ना, तो आधा एना कुटलक काटलक, आधा धान है, आधा ने सुधा खा लेलक फाइन। लेकिन अब धान देखो, ऐसा ऐसा मशीन आ गया तो एकोटा धान नहीं रह दे में, है कि नहीं। दूसरी नंबर बात, अब चावल को कई तरीका से कई आइटम बना करके खाते हैं। पहले तो भात तो गल गेलो, चाहे पच गेलो, चाहे ओनाते रह गेलो, ठीक है। तो सबका अपना अपना टेस्ट है, वो अलग बात है। और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। देखो क्या कर रहा है, देखो मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी क्या थी? आदिम थी। आदम जमाना में बिल्कुल अस्थिर था, कुछ ज्ञान नहीं था पहले के आदमी को ज्यादा। लेकिन धीरे 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 धीरे, अब हम ही नहीं कह सकते, अभी नहीं कह दे हाँ बाबू क्या चाह, बाबा क्या चाह, कोनो के तोरा कहाँ ज्ञान रहा भाई। वही समय में उतबे ज्ञान काफी छले ना, नहीं समझा। अब वही समय में 5 रुपया केकरो छले तो चले गांव में सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। लेकिन आज 5 लाखों है तो कम है, 5 करोड़ रहते तो चल कनी मनी है, अरे है कि नहीं। तो समय के ऊपर है भाई। उस समय में इतना भी ज्ञान प्राप्त किया, तो उसी के सहारे से ना हम लोग आज इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और इतना विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो वही काफी था। आदिम मानव यानी आदम जमाना के आदमी समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच, प्रबल मतलब अधिक से अधिक शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। निश्चयवाद से आप क्या समझ, देखो अभी तो देखो क्या कहा, ध्यान दो इधर। आदिम मानव यानी आदम जमाना के मानव आदमी और समाज और प्रकृति के जो प्रबल शक्तियां, दोनों के बीच जो प्रबल शक्तियां के बीच इस प्रकार अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया।
मतलब आदम जमाना का जो आदमी था, आदमी रहा है, उसके बीच और प्रकृति के बीच जो प्रबल शक्तियां के बीच कई प्रकार की अनुक्रिया हुआ, क्रिया हुआ। उस अनुक्रिया को क्या कहा गया? पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। कहीं ना कहीं हम लोग जो आज इतना विकास कर गए हैं, डायरेक्ट इतना विकास हम नहीं कर दिए आई पीढ़ी में, बल्कि अहाँ के दादा परदादा पहने के नहीं, फिर उनकर दादा परदादा के नहीं, फिर उनकर, तो धीरे धीरे ना खाचा भाई खाचा चला गया, तब ना जाकर के आज इतना विकास हुआ है। कि ऐसा थोड़ी है कि आज मतलब 2020 तक कुछ नहीं हुआ था, 21 22 23 25 में सब भगले, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी को पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरण के आधार पर कहीं ना कहीं बदलता गया। प्रौद्योगिक विकास के उसी अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो प्राकृतिक को सुनता था। देखो क्या कर रहा है, प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्राकृतिक को सुनता था। प्राकृतिक मानव के बारे में जो कोई भी अगर कल्पना करेगा, जैसे आज हम लोग पहले तक, जैसे कि बहुत पहले की बात, थोड़ा 10 साल पीछे चले जाओ, 20 साल पीछे चले जाओ, 50 साल पीछे चले जाओ, तो जो भी आज हमको देखने को मिला, जैसे वही जमाना में कोई आदमी कहते ऐसा भी समय आएगा कि दिल्ली में रह भी तू तो हम बात कर तो ध देती एक चाट, वही समय में, जिस समय में नहीं चले, कल्पना नहीं किया जा सके छले। अगर कोई कहते तो कहते रे पगला गए, मार का भगा देते। जैसे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक है, उसको क्या कहा जाता था? पागल। जैसे बल्बे का आविष्कार किया है कौन? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। उसको पता है विद्यार्थी नाम से भगा दिल के ओकरा स्कूल से, भगाइए देने रही विद्यार्थी से, तो समझो 100 बार फेल हुआ है बल्ब बनाने में, तब जाकर के समझो। सब ओकरा पगलवा पगलवा कहे छले गांव घर में। बात सही है कि जिसने क्या आज इतिहास रचा है, उसको सब कल पागल ही समझता था। अब पगला आदमी ही, ठीक है, अभी नहीं फूल जाब जाऊं कि कोई कह दे पगलवा। उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। ठीक है।